नमस्कार। आज हम जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जर्मनी में स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सारे फ़ील्ड्स में स्पेशली स्टेम जिसको बोलते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं और उनके लिए सबसे ईज़ीएस्ट वे है जॉब सीकर वीज़ा। मैं खुद ये जॉब सीकर वीज़ा करके ही यहाँ पे आया था और बहुत दिनों से लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाओ। पर मैंने खुद ये 7-8 साल पहले किया था और इवन दो बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, आई आई थॉट कि ये बेटर होगा कि जिन्होंने ये अभी किया है उनसे हम अगर ज़्यादा डायरेक्ट जानकारी लें। और इसीलिए आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र प्रीतिश पावस्कर। नमस्ते। नमस्कार। अभी जस्ट 1 साल पहले ही उन्होंने अपना जॉब सीकर वीज़ा किया था और आज वो हमारे साथ यहाँ पे जर्मनी में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और उसी के साथ हमारे सारे डाउट जो जॉब सीकर वीज़ा के बारे में हैं, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो प्रीतेश, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जॉब सीकर वीज़ा आपको करना चाहिए, ये आपको कैसे लगा या कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला? तो जॉब सीकर वीज़ा के बारे में तो पहले तो मुझे आपसे ही पता चला वीज़ा, क्योंकि हम लोग वजह साथ में काम करते थे, लंच ग्रुप में साथ में थे। लेकिन तभी तो भारत के बाहर जाना मतलब अमेरिका जाना, इतना ही मुझे मालूम था। जब केदार पहली बार गए तब मुझे पता चला कि अच्छा जर्मनी में भी कुछ है, लेकिन तभी मुझे जर्मनी में आना नहीं था। तभी मेरा तो फोकस अमेरिका पे था, या कहीं और जाना। तो फिर जब मैंने जॉब चेंज करने का तय किया तभी मैंने देखा कि अमेरिका में वीज़ा तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए फिर मैंने केदार से और बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जर्मनी में, उनसे बात की और उनसे पता चला कि जॉब सीकर वीज़ा करके एक वीज़ा है जो यहाँ पे भी जॉब सर्च करने के लिए ज़रूरी होता है। तो वैसे ही पता चला मुझे। तो हाँ, तो जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए जॉब सीकर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके साथ आप यहाँ पे आके 6 महीने जर्मनी में रह सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं और जैसे ही आपको जॉब मिल जाए आपका वो जॉब सीकर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी जो है 7-8 साल पहले की है, आपकी तो लेटेस्ट होगी। तो सबसे पहले जब आपने डिसाइड किया तो फिर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है? तो जब मैं कर रहा था तो ऐसा था कि आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास बैचलर्स की डिग्री मिनिमम चाहिए। तो अभी भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं या दे हैव बिकम अ लिटिल बिट ईज़ियर नाउ? अभी तो उन्होंने बोला है कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन 5 साल का होना ज़रूर अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनीज देखते हैं कि उनको एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए। तो 5 साल का है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी डिग्रीज वैलिडेट होती है। और यहाँ पे तो डिप्लोमा होल्डर बहुत ज़्यादा है, तो जॉब रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम रहते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री के लिए तो अच्छा है। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। और फिर जब आपने ये प्रोसेस शुरू किया कि भाई आपको पता चला कि भाई आपका तो मतलब एक्सपीरियंस 5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर जब आपने ये प्रोसेस शुरू किया तो आपको इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे या फिर इन जनरल इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? आप बता सकते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या क्वेश्चन पीपल तो हैव। इसलिए मैंने ये सब मुझे भूलने की आदत है, इसलिए मैंने ये सब लिख के लाया हूँ। दैट्स बेटर। तो मैंने सभी डॉक्यूमेंट लिस्ट को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बनाया है। तो पहले तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर जगह चेक करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ आपको और वो लोग मांगते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वाला। फिर आपको चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कोविड के बाद इन्होंने शुरू हाँ, किया हुआ आजकल है। कुछ लोग। और ये सर्टिफिकेट जो है वो आपके पासपोर्ट से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मली आधार कार्ड से लिंक्ड होता है, तो अगर वो आधार कार्ड से लिंक्ड है तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो, पासपोर्ट और पासपोर्ट से लिंक कर सकते हो। फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और मैरिज सर्टिफिकेट भी इंग्लिश में, नॉर्मली तो इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश में होने के बावजूद आपको अगर आप उसको जर्मन में ट्रांसलेट करवा के ले सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। कभी कभी वो पूछते हैं। पैन कार्ड चाहिए। फिर एक एफिडेविट चाहिए आपको आपके नाम का। तो वो इसलिए कि
इंडिया में कैसे होता है कि आपके आधार कार्ड पे आपका नाम रह सकता है, सरनेम एंड नेम, लेकिन पैन कार्ड पे नेम सरनेम हो सकता है, या कभी ऐसे होता है कि नेम फादर्स नेम। सरनेम बीच में फादर्स नेम आ जाता है, लास्ट में फादर्स नेम आ जाता है, तो वो अलग अलग नाम हो जाते हैं। यहाँ पे नेम स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो इसलिए उनको आपको बताना पड़ता है कि ये सभी नाम मेरे ही है। तो एक एफिडेविट बना के कि ये नाम है अलग अलग सर्टिफिकेट में, लेकिन ये सब मेरे से ही लिंक है। अगेन ये आपको बनवाना है, वो हर पूछेंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। मुझसे पूछा गया था, लेकिन आपको पूछेंगे ऐसी ज़रूरी नहीं है। मैंने लकीली बट टू बी ऑन सेफर साइड इट्स टू बी बेटर टू हैव। सेफर साइड है आप। और फिर एक क्वेश्चनियर रहता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। जब आप साइट पे जाओगे तो एक क्वेश्चनियर मिलेगा आपको, जिसमें आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूछते हैं, प्लस आपके कोई फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जर्मनी में हैं तो उनके बारे में पूछते हैं, या आपके कोई रिलेटिव है तो उनके बारे में पूछते हैं। फिर आपको पासपोर्ट चाहिए, तो और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 10 साल से पुराना पासपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले वाले जो पासपोर्ट थे वो सब इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल नहीं एक्सेसिबल थे। नहीं थे। तो वो रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 2 पेजेस होने चाहिए खाली। स्टैंपिंग कर सके। एब्सोल्युटली। और तीसरी, एक साल मीन आपके वीज़ा एप्लीकेशन के बाद वो 1 साल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग रहेगा 3-4 महीने, उसके बाद 6 महीने का आपका वीज़ा हो गया, तो 1 साल का वैलिडिटी होना ज़रूरी है। फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपके 10th से लेके कंप्लीट एजुकेशन की सभी डिग्री, सबकी मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट वो पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं। बट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक सर्टिफिकेट चेक करते हैं। देन जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, गोइथे का। A1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उन्होंने अभी तो वो रिक्वायरमेंट भी कुछ जॉब्स के लिए निकाल दी है, लेकिन A1 होना ज़रूरी इसलिए है कि आप जर्मनी में आ रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा लैंग्वेज आपको पता होना मतलब कंपलसरी नहीं है, बट गुड टू है। गुड टू है। लेकिन A1 एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स ने जिन्होंने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, उन सबसे पूछा था और उनको वो सर्टिफिकेट के लिए वेट भी करवाया था, तो ओके, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव यू। यस। देन वर्क रिलेटेड तो आपका डिटेल सीवी चाहिए। उसमें एक ज़रूरी चीज़ ऐसी है कि आपके हर एक कंपनी का एड्रेस वहाँ पे नमूद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेरिफिकेशन, उनको लगा कि वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, तो वो एड्रेस आपसे पूछते हैं। तो हर बार वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि इस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो अगर आपने वो सीवी में लिखा रहेगा तो आप वो कॉल नहीं करते हैं, तो आपका टाइम बच जाता है बहुत। करेक्ट। देन एक्सपीरियंस लेटर हर एक कंपनी का, और ऑफर लेटर्स। फिर 4 महीने की सैलरी स्लिप लेटेस्ट वाली, वो चाहिए। देन उसके बाद जर्मन कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी डिग्री वैलिडेट होनी चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी वैलिडेट होनी चाहिए। इसके लिए अभी तो काफ़ी आसान प्रोसेस है कि NMN.de करके साइट है, उस पर जाके आप आपके यूनिवर्सिटी और डिग्री डालो, वो आपको 2 अलग अलग सर्टिफिकेट डायरेक्टली वैलिडेट करके देते हैं। इसी से मुझे याद आया कि मैं बोला कि 8 साल में प्रोसेस लॉट इजियर हो गई है। तो जैसे अभी इन्होंने दिखाया, इन्होंने जब मुझे दिखाया तो मैंने भी जाके ऑनलाइन देखा। सिर्फ आपको वहाँ पे जाके देखना था कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पे लिस्टेड है, मेरा कोर्स लिस्टेड है, एंड दैट्स इट। पर जब मैंने ये 7-8 साल पहले किया था तो मुझे अपने सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स जर्मनी भेजने पड़े थे, और एक बार तो उनसे वो खो गए, तो मुझे फिर से वो पोस्ट से भेजने पड़े, और उसी प्रोसेस के लिए मेरे 4 महीने चले गए थे। तो नाउ अडेज दे आर, एज आई सेड, बिकॉज जर्मनी रियली वांट्स द स्किल्ड लेबर, सो दैट्स व्हाई। और जैसे प्रीतेश ने बताया भी कि अभी अमेरिका का पेट भर चुका है, पर जर्मनी को अभी भी भूख है, तो इसीलिए दे आर रिलैक्सिंग देयर रूल्स। अभी जस्ट उन्होंने और एक नया अपना रूल दे आर फॉर्मिंग इन देयर पार्लियामेंट, उस पर चल रही है कि पहले आप अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आ सकते थे, पर अगर आपको अभी पीआर मिल रहा है तो आपके पेरेंट्स को भी वो लेने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सो द थिंग इज दे वांट यू, एंड दैट्स व्हाई, एंड दैट्स द डिफरेंस आई फील कि उनको आपकी जरूरत है। अगर आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो इट्स अ गुड थिंग। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी एक्चुअली के साथ। और इसके अलावा आपको चाहिए मोटिवेशन लेटर या SOP। तो उसमें क्या है कि आपको आपका पूरा CV ब्रीफ में बताना है। देन आपका एक्सपीरियंस क्या है वो ब्रीफ में बता के, यहाँ पे क्या आप
कि जॉब के लिए क्या स्कोप है, वो बताना है। आपके अप्रॉक्सीमेट सैलरी रेंज अलग अलग सिटी में आप बता सकते हो कि ये सैलरी रेंज है, तो उसके लिए थोड़ा आपको रिसर्च ऑनलाइन करना पड़ेगा। रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन इजीली। पर नहीं, वो आपको आपके आगे के, क्योंकि आपको यहाँ क्या जॉब ढूंढनी है, हाँ। तो इट्स गोइंग टू बी रिलेवेंट टू यू एनीवे। यस, एब्सोल्युटली। और वो चेक करते हैं, वो हर एक लेटर, हर एक सेंटेंस पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे मेरे एसओपी पे भी क्वेश्चन पूछे थे, तो एंड दे वेर रिलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए थे एंड दे आस्क्ड मी। सो यस। उसके अलावा कुछ एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन, कि आपका बैंक स्टेटमेंट बेसिकली 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का उसमें। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको कम से कम 8 लाख रुपए आपके बैंक में होने चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट कम थी, लेकिन अभी खर्चा बढ़ गया है, तो शायद 8 लाख तक जा सकता है। अगेन उसका रीजन भी यही है कि जर्मनी इज सोशलिस्ट स्टेट, तो अगर आप यहाँ पे आओगे और आप बोलोगे अरे मेरे पास पैसे नहीं है, तो जर्मनी को आपको देने पड़ेंगे। इसीलिए आपका, अगर आप कंसिडरिंग द वर्स्ट केस कि अगर आपको 6 महीने यहाँ रहना है और आपको छठे महीने तक जॉब नहीं मिली, दिस इज द वर्स्ट केस, ऐसा होगा नहीं पर फिर भी, तो आपका वो खर्चा हो, इसीलिए साल मतलब महीने के राउंड अबाउट 1000 यूरो कंसिडर करके उन्होंने वो अमाउंट रखी थी। मैं जब आया तब यूरो कुछ 70-75 था, तो इसलिए वो 5 लाख थी। अभी यूरो 90 है, तो इसलिए वो 7-8 लाख हो गया। दैट्स द थिंग। बट अगेन वन मोर थिंग, सॉरी टू डिस्टर्ब, कि ये आपके पैसे हैं, कोई आपसे नहीं ले रहा है। मेरे टाइम तो एक्सेप्शनल कंडीशन थी, इसलिए जिस दिन वीजा मिल गया दूसरे दिन मैंने वो पैसे निकाल लिए थे। नहीं करना चाहिए ऐसा, पर निकाल लिए थे। सो इट्स नॉट दैट कि वो आपका पैसा ना कोई ले रहा है, ना कोई वहां कहीं पे वो ब्लॉक हो रहा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू शो इट इन योर अकाउंट। राइट। और वीज़ा फोटोज तो वैसे भी चाहिए, और उसके स्पेसिफिकेशन उन्होंने साइट पे वो दिए तो हुए हर हैं। कंट्री का अपना यस। होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और एकोमोडेशन प्रूफ चाहिए, तो एकोमोडेशन प्रूफ इन जर्मन। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट है वो आपको प्लान करने की। आपने अभी वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू डेट एक्स टाइम की मिली है, तो उसके बाद 3 महीने का आपका प्रोसेसिंग टाइम है, तो वो सब कंसिडर करके आपको वीज़ा इस दिन के लिए मिलेगा। तो उस दिन से आपका हेल्थ इंश्योरेंस और एकोमोडेशन वैलिड होना चाहिए। तो एक अप्रोक्सीमेट डेट डालो और उस हिसाब से आप वो बनाओ, तो अकॉर्डिंगली आपको फिर वो प्रूफ मिल जाते हैं। और आई थिंक वो हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑनलाइन काफी सस्ते मिलते हैं इंडिया में। यस। और रिगार्डिंग बुकिंग तो मतलब आजकल तो आप मतलब यू कैन डू इट ऑनलाइन, और एक अगले दिन भी आप कैंसिल कर सकते हो। राइट, यू कैन चेंज इट एनीवे। और So ये that- हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो जर्मन कंपनी का होना चाहिए, जर्मनी में वैलिड होना चाहिए। सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट योर ट्रैवल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे केस में ऐसे हुआ था कि मुझे लगा था अरे ट्रैवल इंश्योरेंस तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, तो दोनों ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस तो वैसे भी जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको लेना पड़ता है। सो यस। अगेन उसका बैकग्राउंड ये है कि जर्मनी में आपको स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको लेना पड़ता है, क्योंकि देन यू आर कवर्ड, फिर आपको टेंशन नहीं। और द सेम केस हो, इसलिए वो होता है। बट थैंक यू। द रीजन व्हाई वी वांटेड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एकदम 15-20 चीज़ों की लिस्ट दिखती है, एंड देन यू गेट अ लिटिल बिट टेंस। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आपके पास होंगे ही स्कूल के, आपके ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही, इवन आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एंड ऑल दैट यू विल बी हैविंग। हमको इसके लिए करना क्या है? द ओनली थिंग इज दिस मोटिवेशनल लेटर एंड वन एफिडेविट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नॉट मच वी नीड टू डू। और दिस इज व्हाट वी वांट टू टेक फ्रॉम दिस, कि इट्स एटलीस्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट पर्सपेक्टिव बहुत आसान है चीजें। तो ये तो हो गए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है? तो पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती होगी। यस, पहले तो आपको डॉक्यूमेंट सब बनाने हैं, और उनका आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनके 2+1 सेट, 2 सेट्स वो लोग मांगते हैं। एक 1 सेट इज बैकअप होता है, कभी कभी पूछते हैं। वो सब रेडी होने के बाद आप ऑनलाइन जाओ और अप्लाई करो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। तो आपको कॉन्सुलेट, कौन से कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है वो देखना है, वो सब साइट पे अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है। जब अपॉइंटमेंट है तब सब आपके ओरिजिनल प्लस कॉपीज कैरी करो।
वहाँ पे दिखाओ, दे विल वैलिडेट इट। इंटरव्यू होने के बाद दे विल डिसाइड कि आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको विद इन 4 वीक्स या आफ्टर 3 मीन्स आफ्टर योर वेरिफिकेशन 4 वीक्स वीज़ा आपको मिल ओके, सकता है। तो अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो 4 to 6 वीक्स में 4 आपको to मिल 6 वीक्स जाएगा। में होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन हुआ तो वो वेरिफिकेशन का टाइम प्लस 4 to 6 वीक्स। Yeah. ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट अ बिग थिंग। Yes. ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम एक्चुअली मे बी हम थोड़ा पहले ये करना चाहते थे कि इसका टोटल कॉस्ट क्या होता है, मतलब व्हाट इज द व्हाट हाउ मच डज द वीजा प्रोसेस कॉस्ट यू? सो यहाँ पे 2 फीस रहती है। एक तो आपकी वीज़ा फ़ी है जो 6,300 है। वो चेंज हो सकती है, बट शायद अभी से 6,300 है। और 45,000 आपकी वेरिफिकेशन की कॉस्ट है। तो आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं। एक्चुअल कॉस्ट आप साइट पे देख लो, अकॉर्डिंगली आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं, वीज़ा फ़ी के लिए अलग और वेरिफिकेशन के लिए अलग। और दोनों आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देने सबमिट होते करना हैं। है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको डिमांड ड्राफ्ट वापस भेजते हैं। अगर वेरिफिकेशन हुआ तो देन दे यूटिलाइज इट। ओके, तो अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इट्स जस्ट 6,000 समथिंग, राइट। एंड अगर वेरिफिकेशन हुआ तो इट्स अबाउट 50,000, राइट? ओके, बट दैट्स द मेन ये थिंग। तो आई थिंक नाउ सबको प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। नाउ और एक सवाल जो मतलब मुझे आपसे पूछना है कि आपने जब ये जॉब सीकर वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया तो पैरेलली आपने जॉब सर्च करना शुरू किया था या आप रुके कि भाई आपको जॉब सीकर वीज़ा मिले? नहीं, पहले तो मैंने जॉब सीकर वीज़ा जब अप्लाई करने का सोचा तभी पहले मैंने देखा कि जॉब कैसे अवेलेबल है, मार्केट, क्योंकि वो आपको SOP में भी लिखना हाँ वहाँ होता पे है। भी लिखना होता तो इसलिए पहले देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। देन जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट डेट आ गया, आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग कंपनीज। और एक बार वीज़ा होने के बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द कंपनी। एंड जब जब तक आपका वीज़ा हाथ में नहीं रहता है, कंपनीज वेर ओके। लेकिन उन्होंने बोला जैसे ही आपका वीज़ा आ जाए, स्टैंप हो जाए, उसके बाद वी विल कॉन्टैक्ट यू। तो वीज़ा होना ज़रूरी होता है, बट कंपनीज आर पॉजिटिव। उसका भी बैकग्राउंड यही है कि अभी मेरी कंपनी में भी या इनकी कंपनी में भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर जनरली एचआर आर रिलक्टेंट टू डायरेक्टली इंडिया से लोग लेने के लिए वो डायरेक्टली तैयार नहीं होते। उसके उनके खुद के रीजंस हैं, उनको बाद में वीजा कराना पड़ता है, उसमें डिले हो सकता है। जॉब सीकर वीजा जब आप करवाते हो तो आप अवेलेबल हो जाते हो जर्मनी के जॉब मार्केट के लिए, और फिर आपको इमीडिएटली HR या जो भी रिक्रूटर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इसके लिए ऐसे है कि EU के बाहर से अगर आप आ रहे हो तो उनको हर एक कंपनी को बताना पड़ता है कि यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। करेक्ट, इसलिए वो जॉब सीकर आपको जर्मनी में या EU में या फिर यूरोपियन यूनियन में उस पोजीशन के लिए आपको मिल नहीं रहा है उस क्वालिटी का बंदा, एंड इट्स अ टीडियस प्रोसेस। तो इसीलिए वो जितना हो सके प्रेफर करते हैं कि जर्मन जॉब मार्केट से ही मिले। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जॉब सीकर वीजा का कि आप उस मार्केट का हिस्सा बन जाते हो। गुड, तो ये सब तो ठीक है, मतलब ये प्रोसेस तो आसान लग रहा है, पर फिर भी जब मैं भी यहाँ आया था या फिर आप भी जब आए होंगे तो एक मन में थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि अपना होम लोन रहता है, आपकी फैमिली वहाँ पे सेटल्ड होती है, सब कुछ आपका जॉब वहाँ पे है, आपके कलीग्स हैं, वो सब छोड़ के यहाँ डायरेक्ट आना, थोड़ा तो मन में डर होगा, थोड़े रिस्क है ऐसे लग रहा होगा। डर तो होता है लेकिन डर तो था तभी भी। और लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि अगर आप आपके सिटी से दूसरे सिटी में गए तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं महाराष्ट्र से कर्नाटका में गया तो बोलता हूँ मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता मैं पुणे का हूँ या मुंबई का हूँ। या वैसे ही अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं भारतीय हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या कर्नाटक का हूँ। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे भारतीय हैं। और अगर हर एक स्टेट का साइजेबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है तो आपको आपके स्टेट्स के भी मिलेंगे, आपको बाकी सारे भारतीय भी मिलेंगे। तो यू विल नॉट फील लोनली। एंड अगेन अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मन यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है। तो लेकिन उनको लैंग्वेज का बैरियर रहता है। तो अगर आप लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो
आप किसी के साथ भी आराम से मिक्स होते हो, आपको कुछ लगता नहीं है कि आपको कहीं बाहर आ गए हो। ऐसे खाने के अलावा। खाने का तो हाँ, मतलब अगेन पिक्यूलियर थिंग कि देर आर मतलब 80 से ज़्यादा रेस्टोरेंट सिर्फ म्यूनिक एरिया में है, इंडियन रेस्टोरेंट। पर वही है कि उन्होंने जैसे इंडिया में जो चाइनीज मिलता है वो एक्चुअल चाइनीज नहीं होता, जैसे वहाँ पे जो इंडियन मिलता है वो एक्चुअल इंडियन नहीं होता। पर जैसे इन्होंने बोला कि अभी इतने सारे इंडियंस यहाँ पे हो गए हैं, तो आई थिंक वो भी प्रॉब्लम अभी नहीं रही है। पर अगेन वो जो रिस्क फैक्टर के बारे में हमने बात की, तो वहाँ पे भी आपका मतलब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अ, हम दोनों भी एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो इंडिया में अपनी इंडस्ट्री में सैलरीज तो वैसे भी इतनी बुरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे आने का मेन मोटिवेशन क्या था? तो इंडिया से यहाँ आने का means, आपको तो पता ही है अपना वर्क कल्चर कैसे है। सो वर्क लाइफ बैलेंस वाज द मेन मोटिवेशन फॉर मी। मैंने बहुत सुना था यहाँ के फ्रेंड्स से, और यहाँ आने के बाद अभी मुझे वो एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि सैटरडे संडे तो काम नहीं करना है। तो मेरा आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप काम करो। एंड वर्क इज प्लान वेरी वेल। दे कंसिडर वीकेंड्स एंड दे कंसिडर हॉलीडेज, मीन्स आपको तभी काम नहीं करना है वो कंसिडर करते हैं। दे डोंट ऐड दैट इन योर प्लान। करेक्ट। वन ऑफ द जो दोस्त इनको बोलने वाले थे वो मैं ही था, क्योंकि हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में चिप डिजाइनिंग, इंडिया में तो आप 24/7 काम करते हो। मतलब हमने तो रविवार को रात को 3 बजे भी काम किया है। जब मैं यहाँ आया पहले 3-4 वीक्स में मैंने पहला जो सैटरडे को ईमेल भेजा, मुझे मेरे कलीग ने बोला दैट इज अ बिग नो नो। सो आई थिंक दैट इज, वो तो है मतलब एक सबसे बड़ी चीज जो आपको कंसीडर करनी है कि यहाँ पे आने की, कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। तो आई थिंक अभी तो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आप सबको भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे प्रितेश ने बताया कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, कुछ जर्मन गवर्नमेंट की साइट है जिसपे सारे पूरे डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगेन उनको चाहिए कि आप यहाँ आओ, तो दे विल हेल्प यू। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप इस यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या प्रीतेश ने अपना जो ईमेल आईडी है ये ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्रीतेश, आप यहाँ आए और हमसे इतनी अच्छी बातचीत की और इतने अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।